सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूँ तो पहली बार सुनने पर बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य लगता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि प्रकृति में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। सही बात है। तो ज़रा एक ऐसे निर्माण स्थल की कल्पना कीजिए जहाँ काम करने वाले जो कारीगर है ना, वो किसी भी तरह की मशीनों या औज़ारों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, बिना किसी औज़ार के? जी। और ये इसलिए नहीं है कि उनके पास औज़ार नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपने ही बच्चों को एक सिलाई मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे! ये तो बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है। है ना? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन ये हमारे ही आसपास मौजूद प्राकृतिक दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है, जो जंगलों की ऊंची शाखाओं पर लगातार घटित हो रही है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य आधार इसी अनोखी घटना पर है। बिल्कुल। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण हारून याह्या की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक पर आधारित है, जिसका नाम है अल्लाह की निशानियां अक्ल वालों के लिए। जी, और इस किताब में प्रकृति के कई उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, लेकिन आज का हमारा फोकस मुख्य रूप से एक बहुत ही खास जीव पर होगा, वीवर चींटियां, जिन्हें हम पत्ते जोड़ने वाली चींटियां भी कहते हैं। पत्ते जोड़ने वाली चींटियां? नाम से ही पता चलता है कि इनकी कोई बहुत ही खास इंजीनियरिंग क्षमता होगी। एकदम सही। इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये चींटियां क्या बनाती हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा कैसे करती हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि इस स्रोत ने जो एक गहरी वैचारिक बहस उठाई है, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। हाँ, वो बहस की क्या ये सब जो इतना जटिल काम हो रहा है, वो केवल क्रमिक विकास या जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, महज उसका नतीजा है? या फिर जैसा कि किताब का तर्क है, इसके पीछे किसी सर्वोच्च रचनाकार की बुद्धिमत्ता और डिजाइन है। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, ताकि वो जो सिलाई मशीन वाली बात है ना, वो आगे चलकर पूरी तरह स्पष्ट हो सके। ये सही रहेगा। जीव विज्ञान और दर्शन शास्त्र का ये एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो आमतौर पर जब हम किसी जटिल वास्तुकला के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में इंसानों द्वारा बनाए गए क्रेन और कंक्रीट के ढांचे आते हैं। हाँ, और ब्लूप्रिंट होते हैं, इंजीनियरों की एक पूरी टीम होती है। सही कहा। लेकिन इस शोध में लेखक ने जिन वीवर चींटियों का उदाहरण दिया है ना, वे बिना किसी नक्शे और बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के अपना घर बनाती हैं। और वो संरचनाएं इतनी सटीक होती हैं कि आधुनिक विज्ञान के विशेषज्ञ भी उन्हें देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। तो शोध के अनुसार ये चींटियां अपना घोंसला जमीन के नीचे या मिट्टी में नहीं बनाती। मतलब ज्यादातर चींटियां तो जमीन में रहती है ना। हाँ, सामान्य चींटियों की तरह नहीं। इसके बजाय वो बहुत ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर अपना घर डिजाइन करती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बाहर से कोई टहनी या घास फूस लेकर नहीं आती हैं। वे उसी पेड़ के जीवित पत्तों को ही एक साथ खींचकर मोड़ देती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम जरा आकार की तुलना करें, यहीं से वीवर चींटियों की इंजीनियरिंग का पहला चरण शुरू होता है। जब किसी पत्ते को मोड़ना होता है तो वे एक बहुत ही अद्भुत सामूहिक प्रयास करती हैं। सामूहिक प्रयास मतलब बहुत सारी चींटियां एक साथ? जी, एक चींटी पत्ते के एक किनारे पर जाकर उसे अपनी मजबूत जड़ों से पकड़ लेती है। अगर पत्ता नहीं मुड़ता तो दूसरी चींटी आती है। और वो भी पत्ते को पकड़ती है? नहीं, यही तो खास बात है। वो दूसरी चींटी आकर पहली चींटी की कमर को अपनी जड़ों से कसकर पकड़ लेती है। अरे वाह, मतलब वो एक दूसरे को पकड़ रही हैं? हाँ, फिर तीसरी आती है और दूसरी को पकड़ लेती है। इस तरह वे एक के पीछे एक जुड़कर हवा में एक जीवित पुल या एक लिविंग चेन बना लेती है। एक लिविंग चेन। ये सुना बिल्कुल किसी इंसानी इंजीनियर द्वारा बनाए गए सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण जैसा लगता है। बिल्कुल, ये चेन इतनी मजबूत होती है कि ये दो दूर वाले पत्तों के बीच की खाली जगह को पाट देती है और उन्हें पास लाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, जो मतलब सच में सोचने पर मजबूर करता है। जब इंसान कोई झूला पुल बनाता है तो वो महीनों की प्लानिंग होती है। एक आर्किटेक्ट होता है जो पूरा डिजाइन तैयार करता है। हाँ, और साइट पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है जो सबको निर्देश देता है कि भाई कब केबल को खींचना है, कहाँ तनाव बढ़ाना है। सही बात है। लेकिन इन चींटियों के पास तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, कोई मास्टरमाइंड नहीं है जो दूर से निर्देश दे रहा हो। तो फिर सवाल लाजमी है कि बिना किसी नक्शे या बातचीत के हजारों छोटे जीव इतना बड़ा और सटीक समन्वय आखिर कर कैसे लेते हैं? ये विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में स्वॉर्म इंटेलिजेंस या समूह की बुद्धिमत्ता कहा जाता है। स्वॉर्म इंटेलिजेंस, तो ये काम कैसे करता है? इसमें होता यह है कि हर एक चींटी के पास अपने आप में पूरी योजना की कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन वे अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। अच्छा, मतलब उन्हें पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है? हाँ, जब एक चींटी पत्ते को खींचती है और पत्ता नहीं आ रहा होता तो उसके शरीर पर जो खिंचाव पड़ता है वो एक सिग्नल का काम करता है। एक फिजिकल सिग्नल। इसके साथ ही चींटियां कुछ खास तरह के रसायन छोड़ती हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है। जब अन्य चींटियां उस फेरोमोन को सूंघती हैं तो वे समझ जाती है कि यहाँ मदद की जरूरत है। बिल्कुल, वे एक तय नियम के तहत काम करती हैं कि तनाव महसूस होने पर उसी दिशा में जुड़कर खींचना है। तो वे मूल रूप से तनाव और रसायनों के एक प्राकृतिक एल्गोरिदम का पालन कर रही हैं। जी, ये भौतिकी और जीव विज्ञान का एक ऐसा संगम है जहां सैकड़ों छोटे छोटे जीव मिलकर एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही शानदार है। चलिए अब हम उस निर्माण स्थल की कल्पना करते हैं जहां हजारों चींटियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्तों को एक साथ मिला दिया है। पत्ते पास आ चुके हैं, जैसे किसी तंबू का आकार बन गया हो। हाँ, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है ना। अगर वे चींटियां अब एक दूसरे को छोड़ देंगी तो पत्ते तुरंत अपनी पुरानी जगह पर वापस चले जाएंगे। बिल्कुल वापस चले जाएंगे। उन पत्तों को उसी स्थिति में जोड़े रखने के लिए किसी न किसी तरह की गोंद या धागे की जरूरत पड़ेगी। और स्रोत के मुताबिक यहीं पर यह पूरी प्रक्रिया अपने सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर आ जाती है। हाँ, क्योंकि इन काम करने वाली वयस्क चींटियों के पास अपने शरीर में ऐसा कोई भी गोंद या रेशम बनाने की क्षमता नहीं होती है। यही वो बात है जो दिमाग को हिला देती है। वो खुद रेशम नहीं बना सकती, तो वे गोंद लाती कहां से हैं? यही प्रकृति की सबसे अनोखी व्यवस्था सामने आती है। वयस्क चींटियां रेशम नहीं बना सकती, लेकिन उनके घोंसले के भीतर उनके जो लार्वा मौजूद है, मतलब उनके जो छोटे छोटे बच्चे या इल्लियां हैं, हाँ, उनके लार्वा, उनके शरीर में रेशम स्रावित करने वाली विशेष ग्रंथियां होती हैं। अरे
तो क्या वे उन बच्चों को वहां लाती हैं? बिल्कुल, जब पत्तों को एक साथ खींच लिया जाता है तो कुछ वयस्क चींटियां वापस अपने पुराने घोंसले में जाती हैं। वहां से वे अपने ही लार्वा को अपने जबड़ों में बहुत ही सावधानी से पकड़ती हैं और उस जगह पर लाती हैं जहां पत्तों को सील किया जाना है। ये बात वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। एक चींटी जिसके जबड़े इतने मजबूत हैं कि वो भारी पत्तों को खींच रही है, हाँ, और वही चींटी अब एक बेहद नाजुक और मुलायम लार्वा को अपने तीखे जबड़ों में इस तरह पकड़े हुए है कि उसे जरा सी भी खरोच ना आए। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है। अगर इसे एक उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे चींटी एक कारीगर है और लार्वा एक सुपर ग्लू की जीवित ट्यूब है। एकदम सही तुलना है। लेकिन वो सिलाई की प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है? मतलब चींटी उस लार्वा से रेशम कैसे निकलवाती है? यह प्रक्रिया यांत्रिकी का एक बेहतरीन डिजाइन है। चींटी उस लार्वा को पत्तों के जोड़ों के पास ले जाती है, फिर वो अपने एंटेना का उपयोग करके लार्वा के सिर पर एक विशिष्ट तरीके से थपथपाती है। अच्छा, थपथपाकर सिग्नल देती है। जी, यह थपथपाना लार्वा के लिए एक कोड होता है। जैसे ही लार्वा इसे महसूस करता है, वो अपने शरीर से एक गाढ़ा तरल रेशम निकालने लगता है। और फिर इसके बाद वयस्क चींटी उस लार्वा को पत्तों के किनारों पर आगे और पीछे बिल्कुल उसी तरह घुमाती है जैसे दर्जी सिलाई मशीन में कपड़े के ऊपर सुई को चलाता है। मतलब वो लार्वा खुद ब खुद अपनी मर्जी से रेशम नहीं छोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। लार्वा के पास अपनी कोई योजना नहीं है। वो तभी रेशम छोड़ता है जब चींटी उसे निर्देशित करती है। और वयस्क चींटी को ये पता होता है कि लार्वा को किस कोण पर पकड़ना है और कितनी गति से उसे आगे पीछे घुमाना है। हाँ, और जैसे ही वो तरल रेशम हवा के संपर्क में आता है, वो तुरंत सूखकर एक बेहद मजबूत धागे में बदल जाता है जो पत्तों को हमेशा के लिए सील कर देता है। ये सच में विज्ञान के उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहां एक जीव अपने ही शरीर के बाहर की चीज को अपनी ही संतान को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, इसे विज्ञान में बायोलॉजिकल टूल का उपयोग कहा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया सुनने में जितनी अद्भुत है उतनी ही ये कुछ बुनियादी दार्शनिक सवाल भी खड़े करती है और शायद स्रोत का मुख्य उद्देश्य भी यही है। स्रोत की पूरी बहस इसी बात पर टिकी है। सोचने वाली बात यह है कि वयस्क चींटियों को आखिर ये कैसे पता चलता है कि उनके बच्चों के शरीर के अंदर एक ऐसा रेशम मौजूद है जो खुद उनके पास नहीं है? सही सवाल है। एक जीव अपने ही बच्चे को एक जैविक औजार की तरह इस्तेमाल करना कैसे सीख सकता है? क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन या क्रमिक विकास के सिद्धांत से सोचें तो डार्विन के अनुसार जीव लाखों सालों में धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से नई क्षमताएं विकसित करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये पूरी तकनीक पहले से ही मालूम थी। और यही वो मोड़ आता है जहाँ हारून यहाया की यह किताब सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर एक बहुत ही गहरा वैचारिक तर्क की ओर जाती है। तो किताब का इस पर क्या तर्क है? किताब इस बात को खारिज करती है कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है। इसे समझाने के लिए लेखक एक अवधारणा का उपयोग करते हैं जिसे इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ऐसी जटिलता जिसे और कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेखक का तर्क है कि इस पूरी प्रणाली के काम करने के लिए कई अलग अलग चीजों का एक ही समय में और पूरी तरह से विकसित अवस्था में मौजूद होना जरूरी है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, अगर लार्वा के शरीर में रेशम बनाने की ग्रंथि किसी म्यूटेशन से विकसित हो भी गई, लेकिन वयस्क चींटी के दिमाग में वो वृत्ति या इंस्टिंक्ट नहीं है कि उसे पत्तों तक ले जाए, तो वो रेशम की ग्रंथि लार्वा के किसी काम की नहीं है। एकदम सही। और इसके विपरीत अगर वयस्क चींटी में लार्वा को उठाने की वृत्ति आ गई लेकिन लार्वा में रेशम मौजूद ही नहीं है, तब भी घोंसला नहीं बन सकता। यानी इन दोनों जीवों के बीच का ये एकदम सटीक तालमेल, अगर इनमें से एक भी कड़ी गायब हो तो पूरी की पूरी निर्माण योजना ही फेल हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये चींटियां अपने घोंसले के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए उनके पास लाखों सालों तक गलतियां करके सीखने का समय नहीं था। मतलब अगर पहली ही पीढ़ी में ये पूरी प्रक्रिया 100% सटीक नहीं होती तो ये चींटियां खत्म हो गई होती। हाँ, और इसीलिए किताब ये निष्कर्ष निकालती है कि यह व्यवहार गलतियों से धीरे धीरे नहीं सीखा जा सकता, इसे उसी रूप में एक ही बार में अस्तित्व में आना होगा। इसे एक एनालॉजी या रूपक के माध्यम से देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये स्थिति ना एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेहतरीन तालमेल जैसी लगती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे? देखिए, यहाँ हार्डवेयर क्या है? वो है लार्वा का शरीर, उसकी रेशम की ग्रंथियां और वयस्क चींटियों के वो मजबूत जबड़े। सही है। और सॉफ्टवेयर क्या है? वो है उनका व्यवहार, वो कोडिंग जिसके तहत हजारों चींटियां एक साथ पुल बनाती हैं और फिर लार्वा को एक मशीन की तरह चलाती हैं। बहुत ही उम्दा तुलना है। अब दुनिया का सबसे आधुनिक हार्डवेयर मौजूद हो लेकिन उसे चलाने के लिए सही सॉफ्टवेयर ना हो तो मशीन बेकार है। दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी तुलना के आधार पर स्रोत अपने मुख्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। अक्सर विज्ञान में ऐसी चीजों को सिर्फ वृत्ति या इंस्टिंक्ट कहकर टाल दिया जाता है। हाँ, हम आसानी से कह देते हैं कि अरे ये तो उनकी वृत्ति है। लेकिन किताब स्पष्ट करती है कि वृत्ति शब्द का उपयोग कर लेना किसी रहस्य को सुलझाना नहीं है, ये सिर्फ अज्ञानता को एक नया नाम देना है। तो स्रोत के अनुसार ये वृत्ति असल में है क्या? ये वही सॉफ्टवेयर है जिसकी आपने बात की। स्रोत का मजबूत तर्क है कि जिस तरह एक जटिल सॉफ्टवेयर बिना किसी प्रोग्रामर के अपने आप महज इत्तेफाक से नहीं लिखा जा सकता, उसी तरह इस स्तर की जैविक कोडिंग भी अंधे संयोग का नतीजा नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो यहाँ किताब के लेखक ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बेजोड़ तालमेल स्पष्ट रूप से एक डिजाइनर की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। यानी वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये सब इवोल्यूशन का नतीजा नहीं बल्कि एक सर्वोच्च रचनाकार अल्लाह की बनाई हुई एक विशेष डिजाइन है। जी हाँ, किताब का नजरिया ये है कि जब आप चींटियों के उस जीवित पुल को देखते हैं